वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं 2025 की मलयालम मूवी रॉन्च की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं दोस्तों कि एसआई योहन को अरेस्ट कर लिया जाता है। एसएचओ उससे पूछता है कितने सालों से पुलिस में रहने के बाद भी तुमने इतने बड़े क्राइम को अंजाम क्यों दिया, लेकिन वो कहता है कि मैंने कोई क्राइम नहीं किया है सर। इसके बाद उसको कोर्ट लेकर जा रहे होते हैं तो तभी हम रोड पे ढेर सारा खून बहता हुआ देखते हैं जिसे दो कांस्टेबल मिलकर धोते हैं दोस्तों। और ये सब चल क्या रहा है इसे जानने के लिए हमें कुछ टाइम की पहले की स्टोरी जाननी होगी। तो हम देखते हैं दोस्तों कि डैनी नाम के कांस्टेबल को, जिसकी हाल फिलहाल में ही जॉब लगी है, वो पुलिस क्वार्टर में अपनी बीवी बेटी बूढ़ी माँ के साथ रहता है। पिछले कुछ दिनों से डैनी की बेटी, जो कि लगभग 5 साल की होगी, उसकी तबीयत थोड़ा खराब चल रही है। फिर हम देखते हैं ऐसा योहन को, जो कि अपनी वाइफ सलोनी के साथ रहता है। इनका कोई बच्चा नहीं है, पर इसकी वाइफ योहन पे शक करती है। पर अच्छी बात तो यह है कि योहन अपनी वाइफ पे कभी गुस्सा नहीं होता, मतलब वो बड़े ही प्यार से उसके सारे शक को दूर कर देता। अब एक दिन सलोनी कहती है कि तुम्हारे फोन पे इस नंबर से बार बार कॉल क्यों आती रहती है, चल क्या रहा है आखिर। तो डैनी उसे अपनी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता है और बताता है कि देखो ये एक दुखियारी महिला है, इसका पति शराब पीकर रोज इसे मारता है, इसलिए ये बार बार फोन करती है। तो सलोनी कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर ये तुम्हें कॉल क्यों करती है। तो वो भी कह देता है कि अरे सरकारी फोन है ना, जिसका फोन आएगा मुझे उठाना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें इतना शक हो रहा है ना तो मेरा ये पर्सनल फोन चेक कर लो। वो भी चेक करती है दोस्तों, पर उसे कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद योहन काम पे निकलने लगता है तो वो पूछती है तुम आजकल इतनी नाइट ड्यूटी कर रहे हो, क्या बात है। तो वो फिर कहता है कि देखो अब क्रिसमस आने वाला है ना, तो मैं अभी नाइट ड्यूटी भी कर रहा हूँ ताकि क्रिसमस पे 2-3 दिन की छुट्टी लेकर तुम्हारे साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकूं। यहाँ से सीधे हम योहन को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ आज योहन की पेट्रोलिंग ड्यूटी होती है और उसके साथ कांस्टेबल डैनी की भी ड्यूटी। जीप डैनी को ही चलानी होती है क्योंकि जाहिर सी बात है वो जूनियर था, अभी रात नहीं हुई थी दोस्तों, और ये लोग अपनी पेट्रोलिंग के लिए निकल गए थे। तो रास्ते में योहन डैनी से कहता है कि रेडियो की वॉल्यूम तो बढ़ाओ, पता तो चले चल क्या रहा है। इसके बाद ये लोग पूरे शहर के चक्कर लगाते हैं। बीच में एक दुकान पे रुकते हैं क्रिसमस की सजावट का कुछ सामान लेने के लिए। फिर ये लोग 4 लड़कों को नोटिस करते हैं जो कि स्कूल से आती जाती लड़कियों पे बड़े गंदे कमेंट्स पास कर रहे होते हैं। तो डैनी पहले तो इज्जत से उनको यहाँ से जाने को कहता है, तो वो बहस करने लगते हैं कि ये तो हमारा इलाका है, हम तो यहाँ बस खड़े होकर आपस में बातचीत कर रहे हैं ना। तो योहन उनको डरा धमकाता है और पुलिस की पावर दिखाता है, तब जाकर वो लोग तुरंत ही वहां से 9-11 हो जाते हैं। इसके बाद योहन डैनी को समझाता है कि हम पुलिस वाले हैं, अगर हम सबके सामने इतने प्यार से बात करेंगे तो कोई हमें सीरियसली नहीं लेगा, थोड़ा रौब जमाना भी जरूरी होता है, वरना तुम ही सोचो 40,000 पुलिस वाले 3.5 करोड़ आबादी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बताओ। फिर जल्द ही रात हो जाती दोस्तों। इनको एक बस्ती में थोड़ा भीड़ भाड़ दिखती है, वहाँ पे 3 लड़के भी होते हैं जो कि पुलिस की जीप देखते ही फौरन वहाँ से भाग जाते हैं। और जिस घर के सामने ये सब तमाशा हो रहा होता है, उस घर के मालिक से योहन पहले पूछता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो वो आदमी बताता है कि सर वो लोग कह रहे हैं कि उनकी बेटी मेरे बेटे नवीन के साथ भाग गई है। अब ये सुनने के बाद योहन कुछ और सवाल करता है, जैसे लड़की कहाँ की है, तुम्हारा बेटा क्या काम करता है वगैरह। तो आदमी बताता है कि लड़की तो सर अरकेल की रहने वाली है और मेरा बेटा तो मामूली सा वायरिंग का काम करता है, वो तो अभी अरुण के साथ काम पे गया हुआ है, ये लोग मेरे बेटे पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। तो योहन उसे कॉल करके बुलाने को कहता है, पता तो चले कि नवीन है कहाँ पे। लेकिन नवीन का फोन अभी स्विच ऑफ होता है, इसलिए वो नवीन के पिता से कहता है कि जैसे तुम्हें नवीन के साथ उस लड़की के होने का पता चले तो लड़की लड़का दोनों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाना, वरना मामला बिगड़ सकता है। फिर योहन और डैनी निकल जाते हैं दोस्तों वहां से। तभी वायरलेस के थ्रू इनको बताया जाता है कि मैथ्यू नाम के एक आदमी ने फोन करके एक लड़की के लापता होने की खबर दी है, ये है फोन नंबर, वहां जाओ और पूछताछ करके इन्फॉर्म करो। फिर ये दोनों जाते हैं मैथ्यू के घर और बताते हैं कि हमें लड़की के मिसिंग होने की खबर मिली है। तो उस घर की मालकिन कहती है ऐसी तो कोई बात नहीं है, हमारी लड़की हमारे घर पे ही है। तभी वहाँ पे लड़की का भाई भी दोस्तों निकल कर आ जाता है। उसे देखते डैनी पहचान जाता है कि नवीन के घर पे अभी यही तो हल्ला हंगामा कर रहा था और हमें देखकर यही तो भागा था। पर अब इन लोगों का कहना है कि हमारी लड़की हमारे घर ही पे है, हमने कोई कंप्लेंट नहीं करी। क्या तमाशा है यार ये। तो डैनी भी गुस्सा हो जाता है कि अगर लड़की घर पे है तो हमें एक बार मिला दीजिए, बस हम चले जाएंगे। घर चाहे अमीर का हो या गरीब का, हमें हमारा काम करना है और आप रोक नहीं सकते। तब योहन डैनी को डांटता है और कहता है कि माफ कीजिएगा मैम, नया नया भर्ती हुआ है ना, इसको काम करने से थोड़ा दिक्कत है अभी। डैनी तुम ड्राइवर की ड्यूटी पे हो तो बस वही काम करो, बाकी मुझे हैंडल करने दो। फिर वो उस लेडी से कहता है कि ठीक है मैम, आप कह रही हैं कि लड़की घर पे है तो अच्छी बात है, पर हमें फोन किया था किसी मैथ्यू ने, उनसे लिखित में हमें एक एप्लीकेशन लिखवा कर दीजिए कि लड़की घर आ चुकी है, हमें अब और कोई कंप्लेंट नहीं करनी। तो घर की मालकिन बताती मैथ्यू मेरा हस्बैंड का नाम है और मैं अभी लिखित में आपको दे देती हूँ कि हमारी लड़की घर पे ही है। इसके बाद तो वो घर के अंदर जाकर अपने पति को खूब झाड़ती है कि तुमने पुलिस कंप्लेंट क्यों की कि हमारी लड़की गायब है, इससे पूरे शहर को पता चल जाएगा कि हमारी लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई है, जाओ अब लिखित में एप्लीकेशन दो। इसके बाद वो फोन लगाती अपने बड़े बेटे जोश को और बताती कि तुम्हारी बहन एक झुग्गी झोपड़ी वाले कन्वर्टेड क्रिश्चियन के साथ भाग गई है। तो बेटा कहता है कि जोमन है ना घर पे। लेडी कहती वो छोटा है ना, अकेले ये सब नहीं कर पाएगा। फिर हम योहन को देखते हैं जो कि डैनी को समझा रहा होता है कि खाकी और कम्युनिज्म
दोनों साथ में नहीं चल सकती। अभी तुम ये जो हीरोगिरी दिखा रहे थे, उसके चक्कर में अगर वो लड़ी हम पे कुछ उल्टा पुल्टा इल्जाम लगा लेती तो दोनों की नौकरी चली जाती। मेरी एक बात ध्यान से सुनो डैनी, पुलिस को बनाया ही गया है अमीरों की रखवाली के लिए। उन्होंने कंप्लेन की हम आए, और अब वो नहीं बात को आगे बढ़ाना चाहते तो बिना उनकी मर्जी के हम केस को आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर ये सब बातें समझे बिना तुम पुलिस की नौकरी करोगे तो बर्बाद हो जाओगे डैनी, इसलिए ये बातें समझ लो। अब कुछ दूर आगे आने पे इनको दिखाई देता है कि एक गाड़ी ने चर्च के फादर की गाड़ी को ठोक दी, जिससे फादर की गाड़ी थोड़ा डैमेज हो गई है। योहन कहता है कि अरे बाप रे, इसमें तो आराम से 9-10 हजार का खर्चा आ जाएगा। फिर वो दूसरी गाड़ी वालों को उतारते हैं जिन्होंने मतलब फादर की गाड़ी को ठोका था, और जो लड़का गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है ना, वो बड़ा धौंस जमाता है कि मेरे अंकल डीएसपी हैं यहाँ के। तो योहन कहता है कि एक तो तुम लोग शराब पीकर गाड़ी चला रहे हो और ऊपर से अपने अंकल के ओहदे का धौंस जमा रहे हो, बताओ। चलो चुपचाप पुलिस की गाड़ी में बैठो। तभी फादर अकेले में योहन से कहते हैं कि सर ये बच्चे हैं, इन्होंने कहा कि यूके जाने का प्लान बना रहे हैं, इसलिए मैं केस करके इनका फ्यूचर खराब नहीं करना चाहता। तब योहन जाता है उन लड़कों के पास और उन्हें थोड़ा कोर्ट कचहरी का डर दिखाकर कहता है कि देखो बात यहीं पे खत्म करनी है तो फादर को 10,000 रुपए देकर वो गाड़ी ठीक करवा दो। तो वो लड़के उनको पैसे देकर चले जाते हैं, पर फिर योहन फादर से चिकनी चुपड़ी बातें करके उन्हें डरा देता है कि फादर शराब तो आपने भी पी रखी है, अगर मैं केस करूंगा तो आप पे भी चार्जेस बैठेंगे। आप तो चर्च के फादर हैं, आपका काम है गॉड के मैसेज को आगे बढ़ाना, भला आप इन पैसों का क्या ही करेंगे? गाड़ी की मरम्मत का खर्चा तो आप चर्च के फंड से ही ले लेंगे। तो एक काम करिए, इस घूस के पैसे लेकर अपना हाथ गंदा मत कीजिए, मैं तो वैसे भी पापी हूँ और ये पाप मैं अपने सर ले लूंगा। ये सब करके दोस्तों उन लड़कों ने फादर को जो 10,000 रुपए दिए थे, योहन उन पैसों को ले लेता है, जिससे डैनी अपने मन में योहन की खराब छवि बनाने लग जाता है कि ये तो अच्छे पुलिस ऑफिसर नहीं है। तो योहन उसे अपनी साइड की स्टोरी सुनाता है कि देखो हम पुलिस वालों की इनकम होती कितनी है, ऊपर से सरकार तो बस बहाना खोजती है हमारे पैसे काटने का। उन्होंने पुलिस को बस एक जीप दे दी, पर इस जीप को मेंटेन करने में कितना खर्चा आता है, इसके पैसे क्या हम अपनी जेब से भरेंगे? तो हमें भी थोड़ा मोड़ा ऐसा हेराफेरी करना पड़ता है। ये जो जीप तुम चला रहे हो ना, ये हाल ही में रिपेयर होकर आई है, इसका पेमेंट अभी बाकी है, कल जाकर पे करना है, और तुम ये इतनी स्पीड में गाड़ी क्यों भगा रहे हो? तो डैनी जवाब देता है कि मैं ड्राइवर ड्यूटी पे हूँ, आज तो मुझे मेरी ड्यूटी करने दीजिए सर, जैसे मैंने आपको पुलिस वाले की ड्यूटी करने दी वैसे ही। अब योहन भड़क जाता है और कहता है कि देखो दोबारा मुझसे इस तरह बात करने की कोशिश मत करना। तभी कंट्रोल रूम से इन्हें वायरलेस की मदद से बताया जाता है कि 38 साल की इंदू के गायब होने की खबर मिली है, वो मेंटली अनस्टेबल भी है और आखिर बार उसको लाल रंग की नाइटी में देखा गया था। इसके बाद डैनी को योहन फिर से टॉन्ट करते हुए कहता है कि इसकी वॉल्यूम कुछ कम नहीं है। तो डैनी कहता है कि आपने ही तो शाम में मुझे बढ़ाने को कहा था, क्योंकि वॉल्यूम बहुत तेज होता है दोस्तों। अब योहन कहता है कि तुम्हें कॉमन सेंस नहीं है क्या? उस टाइम हम लोग मार्केट वाले एरिया में थे, शोर शराबा ज्यादा था, अभी हम सुनसान रास्ते में है, कम से कम वॉल्यूम का तो ध्यान रखो बेवकूफ। डैनी चुपचाप वॉल्यूम कम कर देता है दोस्तों। इसके बाद योहन अपनी वाइफ को कॉल लगाता है और उसकी खैरियत पूछता है। फिर ये दोनों पुलिस स्टेशन आते हैं क्योंकि योहन को वॉशरूम यूज करना था। अब वो वॉशरूम में बैठे बैठे अपने सीनियर को इन्फॉर्म करता है नवीन नाम के एक लड़के के बारे में, जो अरैकल की एक लड़की को लेकर भागा था। और अब उसके घर वालों का कहना है, किसके घर वालों का? लड़के वालों का, कि मेरा बेटा तो अरुण के साथ काम पे गया हुआ है। लेकिन दोस्तों अब योहन को नहीं पता कि जो उसका सीनियर है ना, वो उस लड़की की फैमिली की जान पहचान का है, और वो सीनियर तुरंत ही लड़की को बता देता है कि जो नवीन है ना, वो अरुण नाम के लड़के के साथ गया हुआ है। अभी योहन वॉशरूम में ही होता है कि तभी पुलिस स्टेशन में एक इमरजेंसी कॉल आ जाती है। योहन कहता है कि सदानंद के साथ डैनी को भेज दो, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद रास्ते में सदानंद डैनी से पूछता है वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? तो डैनी कहता है एक मेंटल पेशेंट को हॉस्पिटल छोड़ने के लिए कॉल आया था, बस वहीं। फिर वो अपनी कहानी बताने लगता है कि मेरे पिता भी एक मेंटल पेशेंट थे और जब मैं सो रहा था तो उन्होंने खुद की जान ले ली थी, इसलिए जब भी मैं ऐसा कुछ सुनता हूँ तो मुझे थोड़ा एंजाइटी हो जाती है, सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती है। इसलिए सर क्या मैं वहीं गाड़ी में रुक सकता हूँ, क्योंकि बाहर आने में मुझे दिक्कत होगी? तो सदानंद कहता है ठीक है। पर दोस्तों जब डैनी गाड़ी में अकेला होता है तो उसकी नजर पड़ती पास ही के कुएं पे, जिसे देखकर उसे अपने पिता की कुएं में डूब जाने वाली बात याद आ जाती है। इसीलिए वो भी सदानंद सर के पास चला जाता है, जहाँ उसको एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। अब पड़ोसी बताते हैं कि कुछ हफ्ते पहले इस आदमी की बीवी की मौत हो गई, तब से बेचारा पागल हो गया। उसका एक बच्चा है जिसे वो ड्रम में बंद करके रखता है, और जब वो ड्रम का ढक्कन खोलता है तभी उसमें रोने की आवाज आती है। दरअसल वो पागल हो गया ना, उसे लगता है जैसे उसकी बीवी हमेशा हमेशा के लिए उसको छोड़कर चली गई, वैसे ही उसका बच्चा भी उससे दूर हो जाएगा। इसीलिए वो अपने बच्चे को ड्रम में रखता है ताकि वो कहीं ना जाए। लेकिन फिर ये हमें डर लग रहा था कहीं बच्चा मर ना जाए, इसलिए हमने आपको इन्फॉर्म किया ताकि आप लोग इनको मेंटल हॉस्पिटल में डलवा सके। सदानंद कहता है कि पेशेंट का कोई परिजन नहीं है तो मेंटल हॉस्पिटल वाले भी उसे एडमिट नहीं करेंगे। तभी सदानंद को किसी का फोन आता है, वो साइड में हटकर बात करने लगता है, और तब तक में डैनी उस आदमी के घर में घुसकर वहां देखने की कोशिश करता है क्या चल रहा है। पर दोस्तों इससे वो पागल आदमी बड़ा गुस्सा हो जाता है और एक दराती लेकर डैनी के पीछे पड़ जाता है। डैनी को दराती से डराकर अपने घर से दूर कर देता है। और जब ये चीज सदानंद देखता है तो उसका एक सवाल होता है कि पागल वो है कि तुम हो, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुम्हारी फैमिली का क्या होगा? अरे हीरोगिरी थोड़ा कम दिखाया करो, अपनी जान जोखिम में डालकर उसको हॉस्पिटल में लेके जाओगे तो कोई मेडल मिलेगा क्या तुम्हें? नहीं ना, इसलिए ड्यूटी को बस ड्यूटी भर
भारी निभाया करो और सबसे पहले अपनी चिंता किया करो। तो डैनी कहता है कि मुझे तो बस उस बच्चे की चिंता हो रही थी सर, अगर वो आपका बच्चा होता तो क्या आप उसको एक पागल आदमी के साथ इस तरह छोड़ते नहीं ना। तो सदानंद जवाब देता है कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को क्या लाश से लगा होता है? नहीं ना। इसी तरह हमें भी ज्यादा भावनाओं में बहकर काम नहीं करना चाहिए। इस तरह से दोस्तों सदानंद डैनी को समझाते हुए वापस पुलिस स्टेशन लेकर आता है। इसके बाद उसे वापस से योहन के साथ पेट्रोलिंग पे जाना पड़ जाता है। तो डैनी योहन को उस पागल आदमी वाली सारी स्टोरी बताता है और तब योहन उसी वक्त डैनी को वापस से उस घर में चलने को कहता है। साथ ही वो कॉल करके कुछ और कांस्टेबल्स को भी बुला लेता है। ये लोग सेफ्टी गार्ड्स वगैरह पहनकर, सर पे हेलमेट पहनकर उस पागल आदमी के घर पे जाते हैं और वो पागल ईंट पत्थर जो मिलता उससे इन पे हमला कर देता। पर सारे कांस्टेबल और योहन मिलकर दोस्तों किसी तरह उस पागल को पकड़कर पागल खाने में डलवा देते हैं और बच्चे को अनाथालय में। इसके बाद योहन जाता है कब्रिस्तान अपनी बेटी की कब्र पे। बेचारा वहाँ पे काफी इमोशनल हो जाता है। फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं। रास्ते में डैनी कहता है कि सर उस दुकान के लॉक के पास मैंने कुछ तो हलचल देखी, लगता है कोई ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जिसपे योहन कहता है कि अच्छा जाओ जाकर चेक करो। तो पर जब डैनी वहाँ जाता है ना दोस्तों, तो देखता है कि एक भिखारी टाइप का कपल वहाँ पे मेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर डैनी फौरन लौट आता है और जब योहन पूछता है कि क्या हुआ, सब ठीक तो है, पकड़ ली तुमने उनकी चोरी। फिर वो मजाक उड़ाता है डैनी का और कहता है कि पुलिस वाले होके भी चीजें ऑब्जर्व करनी नहीं आती तुम्हें? उस दुकान में कोई कीमती चीज थोड़ी ना मिलती जो रात में कोई डाका डालने आएगा, बताओ। फिर जब ये लोग और आगे जाते हैं तो इनको एक गाड़ी साइड में खड़ी दिखती है और हम देख पाते हैं कि गाड़ी में मैथ्यू का बड़ा बेटा जोश अपने एक फ्रेंड के साथ है। योहन जब उससे पूछताछ करता है कितनी रात यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो वो लोग ऐसे कोई बहाना बना देते हैं कि मैं तो आज ही दुबई से आया हूँ और रास्ता भटक गया हूँ। तभी योहन को कंट्रोल रूम से एक बाइक एक्सीडेंट की खबर मिलती है तो उसे वहां जाना पड़ जाता है। पर जोश को वो मेन रोड तक गाइड करते हुए लेकर जाता है। फिर ये लोग एक्सीडेंट वाले जगह पे जाते हैं और वहां उनको सिर्फ एक बाइक गिरी मिलती है और आसपास कोई आदमी नहीं होता। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। रात का वक्त होता है तो योहन को नींद आ जाती है। पर तेज झटके से जब डैनी गाड़ी रोकता है तो योहन पूछता है अरे क्या हो गया, आराम से चलाओ। डैनी बताता है मुझे लगा कोई लड़की उस ओर गई है, कहीं ये वही मिसिंग वाली लड़की तो नहीं। तो ये दोनों उस ओर जाते हैं तो जंगल के अंदर इनको एक घर मिलता है जो कि बेसिकली खुद को खत्म करने का एक अड्डा है। योहन बताता है कि पहले ना यहाँ पे जेम्स नाम का एक चिट फंड चलाने वाला आदमी रहता था और उसकी कंपनी डूब गई तो उसने अपनी बीवी और बेटी के साथ खुद की जान दे दी। तब से किसी को भी आकर मरना होता है तो यहीं पर आकर अपनी जान देता है। हो सकता है कि आज भी कोई आया हो। वैसे तुम्हें भूत प्रेत पे यकीन है? तो डैनी कहता नहीं सर। पर जब वो अंदर जाता है तो कुछ तो देखता है दोस्तों जिसको देखकर वो बेहोश। तब योहन पानी के छींटे मारकर उसको होश में लेकर आता है और फिर उस घर से एक कपल को अपनी जीप में बिठाता है। दरअसल दोस्तों ये वही प्रिंसी है, मैथ्यू की बेटी, जो कि अपने लवर के साथ भाग गई थी। इसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था और इन्होंने पुलिस की जीप देखी तो छिपने के लिए इस घर में चले आए थे। योहन लड़के का नाम पूछता है तो वो अपना नाम रोशन बताता है और तब यहाँ पे भांडा फूटता है कि प्रिंसी के घर वाले तो बेकार में ही नवीन को ढूंढ रहे थे। नवीन तो बस प्रिंसी का बेस्ट फ्रेंड टाइप का था और असली लवर तो दोस्तों एक मुस्लिम लड़का रोशन है जिसके बारे में प्रिंसी के घर वालों को कोई खबर नहीं है। इसलिए योहन इस कपल को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाता है जहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन होती है और इनको अगले दिन कोर्ट में पेश किया जाता है। पूरी पुलिस प्रोटेक्शन के साथ शादी होने जाती है दोनों की। तभी डैनी को कॉल आता है उसकी वाइफ का कि हमारी बेटी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। अब जैसे इस बारे में योहन को पता चलता है तो वो पुलिस की जीप लेकर डैनी के साथ उसके घर जाते हैं। वहाँ से उसकी माँ, बीवी और बेटी को साथ लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। फिर डॉक्टर बेटी का चेकअप वगैरह करता है। वहीं दोस्तों एक आदमी डैनी से पूछने लगता है कि कहाँ से उठा कर ला रहे हो इन धंधे वाली को। डैनी बड़ा गर्म हो जाता है कि बकवास बंद करो, वो मेरी फैमिली है। और तब योहन उस आदमी को साइड में लेकर जाकर काफी सुनाता है कि तुम्हें हमारी ये फैमिली इमरजेंसी समझ नहीं आ रही? अगर पुलिस की गाड़ी से कोई बहन बेटी उतरेगी तो जरूरी है क्या कि वो धंधे वाली होगी? तब जाकर उस आदमी की बोलती बंद हो जाती है। अभी ये हॉस्पिटल में होते ही हैं दोस्तों कि तभी कंट्रोल रूम से खबर आती है कि एक औरत अपने घर पे खुद की जान देने की कोशिश कर रही है। उसकी सास ने बताया कि वो एक डिप्रेशन पेशेंट है और जैसे ये लोग घर पहुंचते हैं तो उस लेडी के रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर एंटर करते हैं। लाश पंखे से लटक रही होती है पर फिर भी डैनी उसे पकड़कर बचाने की कोशिश कर रहा होता है और तब योहन उसको समझाता है कि मर चुकी है वो, जाओ फॉरेंसिक टीम को इन्फॉर्म कर दो। वहीं उस लेडी की बच्ची उसी रूम में होती है दोस्तों। उसने अपनी आंखों से अपनी माँ को मरते हुए देखा होता है पर वो काफी छोटी है इसलिए कुछ कर नहीं पाई उन्हें बचाने के लिए। अब वो काफी तेज रो रही होती है। तब योहन उस बच्चे को गोद में लेकर चुप कराते हुए जल्दी से उस रूम से निकल जाता है। जैसे दूसरे पुलिस वाले पुलिस स्टेशन से आते हैं इस मामले की जांच करने के लिए और बॉडी की पोस्टमार्टम वगैरह करवाने के लिए वहाँ पे जांच करते हैं तो योहन इसी बीच यहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसका काम बस यहीं तक का था। अभी अभी जो कुछ डैनी ने अपनी आंखों से देखा उससे दोस्तों उसका पोस्ट ट्रॉमा फिर से जाग जाता है। वो अपने घर जाकर अपनी बीवी को चेक करता है कि वो सही से तो सो रही है
कि नहीं। इसके बाद दोस्तों डैनी और योहन दोनों पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। वहाँ पे एक अटैच रूम होता है पुलिस वालों के रेस्ट करने के लिए। वहीं पे बैठकर योहन थोड़ा ड्रिंक करता है ताकि अभी अभी जो ये सब हुआ वो अपने दिमाग से निकाल सके। वो थोड़ी सी डैनी को भी जबरदस्ती पिला देता है क्योंकि आज पहली बार डैनी ने मौत को इतने करीब से देखा। वो काफी घबराया हुआ था। इतने में वहाँ पे ऑफिसर सदानंद आ जाता है। वो शराब की खुली बोतल देखकर पीने बैठ जाता है और ये दोनों वापस ड्यूटी पे निकल जाते हैं। अब रास्ते में डैनी को 2 बाइक सवार दिखते हैं। दोनों बिना हेलमेट के होते हैं। तो डैनी उनको रोक देता है, जिसपे बाइक सवार कहता है कि इसकी माँ ताल्लुक हॉस्पिटल में भर्ती है, बस इनको जल्दी से मिलने जाना है उनको। इतना सुनते ही डैनी उनको जाने देता है। और तब योहन दोस्तों जो कि जीप में बैठा हुआ था वो डैनी से पूछता है क्या हो गया। तो वो उन दोनों की बातें योहन को बता देता है। इसके बाद योहन फिर से डैनी को सुनाता है कि तुम 6 महीने से इस पुलिस चौकी में काम कर रहे हो और अभी तक तुम्हें ये नहीं पता कि कौन सी जगह कहाँ पे है। ताल्लुक हॉस्पिटल तो हमारे पीछे है बेवकूफ। आखिर वो दोनों जा कहाँ रहे थे? वो तुम्हें उल्लू बनाकर चले गए। जिससे डैनी फिर शर्मिंदा होकर चुप हो जाता है। और तभी कंट्रोल रूम से इनको कोटाई कॉलोनी में चल रहे झगड़े के बारे में पता चलता है। जब ये दोनों उस लोकेशन पे जाते हैं तो एक आदमी बताता है कि कुछ लड़के आए थे, वो जबरदस्ती मेरे भतीजे अरुण को अपने साथ लेकर चले गए लड़ाई करने के लिए। उन्होंने घर पे भी तोड़ फोड़ की है और जो अर्जुन को अपने साथ लेकर गए उनकी गाड़ी का नंबर ये। तो योहन को पता चल जाता है। वो तुरंत ही कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म कर देता है। साथ ही उनसे कहता है कि एसएचओ को भी इस बारे में इन्फॉर्म कर दो। फिर जब ये दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं तो सदानंद बताता है कि आपने कॉल पे जो गाड़ी का नंबर दिया था वो एक जिप्सी कार है। और जिप्सी का नाम सुनते ही योहन को याद आता है कि हमने जिस रास्ते भूले हुए जोश को मेन रोड तक गाइड किया था उसके पास भी तो जिप्सी ही थी। वो गाड़ी का नंबर मैच करता है तो सेम टू सेम। और उस वक्त इन्होंने जोश का फोन नंबर भी अपने रजिस्टर पर नोट कर लिया था दोस्तों। इसीलिए योहन तुरंत ही कॉल लगाता है जोश को, पर वो नंबर गलत होता है। और तब डैनी सारे डॉट्स को मिलाकर कहता है कि जरूर ये सब प्रिंसी के घर के भागने की वजह से हो रहा है। वो जोश हो सकता है कि प्रिंसी का भाई ही हो जिसने अरुण को घर से उठा लिया, क्योंकि उसको ये पता है कि जो नवीन था वो अरुण के साथ ही काम पे गया हुआ था। इस बात को कंफर्म करने के लिए योहन प्रिंसी से पूछता है क्या तुम्हारे घर पे सफेद रंग की जिप्सी कार है? वो कहती नहीं सर। फिर वो थोड़ा याद करते हुए कहती है कि हाँ, मेरे बड़े भाई के बेस्ट फ्रेंड के पास एक जिप्सी कार है व्हाइट कलर की। मेरे भैया जब भी दुबई से यहाँ आते हैं तो वो उसी कार को ज्यादा यूज करते हैं। तो योहन प्रिंसी से अपने भाई जोश की फोटो दिखाने को कहता है और वो अपने फोन में तुरंत ही अपने भाई की फोटो निकाल कर उन्हें दिखा देती है, जिससे ये दोनों तुरंत ही पहचान जाते हैं कि ये तो वही जिप्सी वाला बंदा है जिसे हमने गाइड किया था मेन रोड तक। इसके बाद योहन प्रिंसी से उसके भाई जोश का फोन नंबर लेकर तुरंत ही उसे फोन लगाता है और बिल्कुल साफ साफ बात करता है। वो कहता है कि मुझे पता है इस वक्त अरुण और नवीन दोनों को तुम लोगों ने अगवा करके रखा हुआ है और अपनी बहन के बारे में उनसे पता करने की कोशिश कर रहे हो, पर वो बेकसूर है। उन्हें छोड़ दो, तुम्हारी बहन मेरे पास है। हमने उसे उसके आशिक के साथ पकड़ के रखा हुआ है। तुम उन दोनों को छोड़ दो, बाकी मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। पुलिस स्टेशन आ जाओ तुम दोनों। जोश को हालांकि यकीन नहीं होता तो वो वीडियो कॉल करके अपनी बहन को देखता है। अब जोश गाड़ी से उतरकर रोड पे अभी योहन से बातचीत कर ही रहा होता है कि उधर उसके दोस्तों ने जो नवीन और अरुण का मुंह दबा के रखा हुआ था उससे नवीन की मौत हो जाती है। वो लोग तुरंत ये बात जोश को बताने के लिए जाते हैं। इतने में नवीन गाड़ी से भाग जाता है, मतलब वो मरा नहीं था, नौटंकी कर रहा था। तो ये लोग उसका पीछा करते हैं पर वो भागकर नदी पार करने लगता है। तब जोश कहता है कि जाने दो उसको, हमें हमारी बहन मिल गई है तो इसका क्या ही करना। फिर वो अर्जुन को भी जाने देते हैं दोस्तों। दूसरी ओर एक डोमेस्टिक वायलेंस की खबर मिलती है इनको। दरअसल ये कॉल उसी लेडी ने किया था जो हमेशा योहन को कॉल करके हेल्प के लिए बुलाती थी, जिससे योहन की वाइफ को अपने पति पे शक भी होता था। पर आज हम देखते हैं कि शक करने लायक कुछ है ही नहीं दोस्तों। उस लेडी को उसका हस्बैंड सच में शराब पीकर खूब मारता पीटता है और आज तो उसने हद कर दी होती है। आज उसने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा होता है। इसीलिए आज योहन से गुस्सा कंट्रोल नहीं होता और वो उस शराबी को इतना मारता है कि क्या बताएं, और धमकाता है कि आगे से अगर अपनी बीवी बेटी पे हाथ उठाया तो हाथ ही काट दूंगा। फिर जब योहन गाड़ी पे बैठा होता है तो डैनी उसे घूरता है, क्योंकि आज से पहले उसने योहन को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। योहन आज पहली बार डैनी से दिल खोलकर बातें करता है। वो बताता है, पता है मेरी और सलोनी की जब शादी हुई थी ना तो वो बहुत ही हंसमुख औरत थी। हमारे बहुत ही सपने थे। शादी की पहली साल मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। हम दोनों बिल्कुल सातवें आसमान पर थे, पर पैदा होने के बाद ही हमारी बेटी की मौत हो गई। इसके बाद मेरी बीवी डिप्रेशन में चली गई और उसे शक होने लग गया कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। इसके बाद वो दोबारा कभी प्रेग्नेंट भी नहीं हो पाई, जिससे उसका शक और गहरा चलता चला गया। पर मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं हर टाइम उसके साथ खड़ा रहा, उसके सारे शक को दूर करता रहा, जिसके लिए पुलिस वाले पता है मुझे जोरू का गुलाम कहने लग गए। मगर मुझे उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग बच्चे के लिए तरस रहे हैं और ये लोग जिन्हें बच्चे की खुशी मिली है ना, वो अपने बच्चों पे हाथ उठा रहे हैं, बताओ। फिर जल्दी सुबह हो जाती है दोस्तों। जोश का छोटा भाई अपनी मॉम के साथ पुलिस स्टेशन आता है और प्रिंसी को ले जाने की कोशिश करता है, मगर डैनी और योहन दोनों मिलकर उन्हें रोक देते हैं। डैनी तो कहता है कि मैम आपकी बेटी तो आपके घर पे ही थी ना, तो कल रात फिर आप यहाँ किसको लेने के लिए आ गई। वहीं योहन कहता है कि 11 बजे हमें उसे कोर्ट में पेश करना है। दोनों की शादी हो जाएगी सही सलामत, फिर आपको जो करना है करते रहिएगा। इससे पहले हम आपकी परछाई भी उस पर पड़ने नहीं देंगे। इसके बाद डैनी जाकर प्रिंसी और रोशन को बताता है कि मेरी और योहन सर की ड्यूटी खत्म हो चुकी है, दूसरे ऑफिसर तुम्हें कोर्ट लेकर जाएंगे। सब कुछ सही होता हुआ नजर आता है कि उधर नदी में नवीन की लाश मिल जाती है।
दरअसल दोस्तों वो भागते भागते पत्थर पे गिर गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। सुबह कपड़े धोने के लिए जब औरतें नदी पर आती हैं तो उनको लाश दिखती है। अब वो करती हैं पुलिस को इन्फॉर्म। तब जोश एसएचओ को बुलाता है और सारी बात उन्हें बताता है। दरअसल ये जो एसएचओ है ना, जोश के अंकल लगते हैं। उनके घर की लड़की एक तो मुस्लिम लड़के से शादी कर रही है, ऊपर से बेटे को नवीन की मौत में फंसने का डर था, इसीलिए एसएचओ अपना दिमाग लगाकर सारा खेल ही पलट देता है। कल रात क्या हुआ वो जोश से सारी बातें सच सच पूछता है और फिर सारा किया धरा योहन और डैनी के सर पे डाल देता है। दोस्तों पूरी तरह से बदल देता है सब कुछ। टीवी पे न्यूज दिखाई जाती है जिसमें ये बोला जाता है कि नवीन जो कि निचली कास्ट से बिलोंग करता था, उसके मरने के पीछे 2 पुलिस ऑफिसर का हाथ है जिनकी ड्यूटी कल पेट्रोलिंग पे थी। और न्यूज में दोस्तों सीसीटीवी फुटेजेस का ट्रिम किया हुआ पार्ट चलाया जाता है जिसमें योहन और डैनी व्हाइट जिप्सी को मेन रोड तक गाइड कर रहे होते हैं। जोश और योहन की कॉल रिकॉर्डिंग का बस वही हिस्सा सुनाया जाता है जिसमें योहन ये कहता है कि तुम्हारी बहन पुलिस स्टेशन में है, बिल्कुल सही सलामत, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। फिर पुलिस वैन में से 10,000 रुपए का मिलना, सदानंद का गवाही देना कि कल रात डैनी और योहन दोनों ने पुलिस स्टेशन में ड्रिंक की थी। तो इन सारी चीजों को देखकर दोस्तों एसएचओ ने खुलकर ये स्टोरी दिखाने की कोशिश की कि एक लड़की घर से भाग गई थी अपने लवर के साथ और उसके घर वाले ने उसके बेस्ट फ्रेंड नवीन से पूछताछ करने के लिए उसे उठा लिया था। तब योहन और डैनी ने उनसे डील की पैसों की, उनसे घूस में पैसे मांगे। उनके पास उस वक्त उतने पैसे तो नहीं थे, तो उन्होंने 10,000 रुपए दिए ताकि ये लोग लड़की को वापस उनके घर वालों के हवाले कर दे। और फिर पेट्रोलिंग में तैनात 2 पुलिस वालों ने मिलकर नवीन नाम के इस युवक की हत्या कर दी शराब के नशे में, जबकि लड़की के घर वालों ने बस पुलिस से इतना ही फेवर मांगा था कि नवीन को थोड़ा डरा धमका देना ताकि वो आगे कोई ऐसा काम ना करे। ये न्यूज सुबह की हेडलाइन बन चुकी होती है दोस्तों। अब योहन तो न्यूज देख लेता है, इसीलिए वो अपनी वाइफ को चर्च लेकर जाता है। वहाँ वो फादर से कहता है मेरी वाइफ का ख्याल रखना और ये न्यूज वाली बात उस तक ना पहुंचने देना, क्योंकि अगर सलोनी को इस बारे में पता लगेगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। साथ ही दोस्तों योहन को यकीन था कि मैं बेकसूर हूँ तो किसी न किसी तरह छूट ही जाऊंगा। वहीं डैनी तो इस बात से बिल्कुल अनजान होता है। वो हॉस्पिटल गया हुआ होता है अपनी बेटी को दिखाने के लिए। तभी वहाँ पे पुलिस वाले आकर डैनी को अरेस्ट करके लेके जाते हैं। डैनी की तो हालत खराब, दूसरी टीम चर्च से योहन को भी अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद कहानी की शुरुआत वाला सीन दिखाया जाता है दोस्तों, जहाँ एसएचओ योहन से उसका गुनाह कबूल करने के लिए कह रहा होता है। वो कहता है कि इतने सालों से पुलिस में रहने के बाद भी तुमने इतने बड़े क्राइम को अंजाम क्यों दिया बताओ। योहन कहता है कि मैंने कोई क्राइम नहीं किया है। तो एसएचओ कहता है कि अगर तुम बचना चाहते हो तो सारा इल्जाम डैनी पे डाल दो। वहीं बाद में डैनी से भी यही सेम चीज कही जाती है कि अगर अपनी फैमिली की जरा भी परवाह है तो सारा इल्जाम योहन पे डाल दो। पर दोनों ही दोस्तों ऐसा करने से इनकार कर देते हैं क्योंकि दोनों को पता है कि हमने कोई खून किया ही नहीं। तब सदानंद दूर से ही डैनी को दिखाता है कि योहन अपना बयान लिख रहा है पेपर पे। तो सदानंद डैनी का कान भर देता है कि देखो तुमने तो इंसानियत दिखाते हुए योहन के खिलाफ गवाही नहीं दी, मगर वो पुराना खिलाड़ी है बाबू, उसने सारा इल्जाम तुम पे डालने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। ये देखकर डैनी डर जाता है और सदानंद के मैनिपुलेट करने पे सारा इल्जाम योहन पे डाल देता है। उसके खिलाफ लिखित में गवाही दे देता है और फिर जाकर योहन के बेंच पे बैठ जाता है। यहाँ योहन उससे बड़े अच्छे से बात कर रहा होता है। वो समझाता है कि देखो हमने कुछ भी गलत नहीं किया है तो हमें कुछ नहीं होगा। मैं कुछ लॉयर्स को जानता हूँ जो कि हमें बचा सकते हैं। पर डैनी के चेहरे के उड़े हुए रंग देखकर योहन को उसके बेवकूफी का अंदाजा लग जाता है और वो डरते हुए पूछता है कि कहीं तुमने मेरे खिलाफ गवाही तो नहीं दे दी। देखो ये उनकी चाल थी, अगर हम में से किसी एक ने भी गवाही दी तो दोनों फंसेंगे। और तब डैनी की चुप्पी से योहन समझ जाता है कि इस नौसिखिए ने अपनी बेवकूफी का हुनर दिखा दिया। वो डैनी पे बहुत गुस्सा करता है और फिर इन्हें लोकल जेल में डाल दिया जाता है। मीडिया वाले भी इनका इंटरव्यू लेने के लिए आ जाते हैं, तरह तरह के सवाल करते हैं कि पुलिस तो पब्लिक की रक्षक होती है ना, आप तो भक्षक निकले। ये सब सुनकर डैनी को कुछ समझ नहीं आता। उसे अपनी फैमिली की बड़ी चिंता होती है कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरी फैमिली का क्या होगा। मेरी बूढ़ी माँ अक्सर बीमार रहती है, बेटी छोटी है, बीमार है वो भी, मेरी वाइफ बहुत ही भोली है, वो तो कोई जॉब भी नहीं करती, सारा कुछ कैसे मैनेज हो पाएगा। मुझे उनके लिए किसी भी तरह निकलना होगा यहाँ से। तभी दोस्तों अचानक डैनी पुलिस वालों से हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश करता है। वो अपनी पूरी जान लगाकर दौड़ लगाता है पर रोड पे जाते ही ट्रक के सामने आकर मारा जाता है दोस्तों, जिससे योहन को अपनी किस्मत पे और डैनी की बेवकूफी पे बड़ा गुस्सा आता है। उसे भी ये बात सताई जा रही होती है कि अब तो डैनी भी मर गया, मेरे हक में गवाही देने वाला कोई बचा ही नहीं। मेरी बीवी का क्या होगा, वो तो मेरे बिना खाना भी नहीं खाती, वो हर पल मेरा इंतजार करती रहेगी। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि पुलिस वाले योहन को हथकड़ी लगाकर पुलिस की जीप में बैठाकर जेल से लेकर जाने लगते हैं और जाते जाते योहन देखता है कि 2 कांस्टेबल रोड पे डैनी का खून साफ कर रहे हैं। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है क्योंकि इसके साथ डायरेक्टर भी दम तोड़ देता है दोस्तों, आगे कुछ दिखाया ही नहीं। अब आप ही बताइए कैसी एंडिंग थी मूवी की। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।